हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चों लास्ट सेशन में हम लोग बात कर रहे थे सरफेस टेंशन की और हमारा जो टॉपिक चल रहा था बच्चों कैपिलरी ट्यूब चल रहा था। ठीक है, कैपिलरी ट्यूब में हम लोग हाइट के लिए एक्सप्रेशन डिराइव कर चुके थे। मैंने उसके लिए आपको दो मेथड समझाए थे। एक तो एक्सेस प्रेशर के कॉन्सेप्ट से हमने हाइट निकाला था, कितना हाइट रेज हो जाएगा, और दूसरा मेथड बच्चों फोर्स बैलेंस वाला आपको समझाया था। ठीक है, आज हम लोग इसी सेशन को आगे बढ़ाएंगे, सरफेस टेंशन वाले टॉपिक को कंप्लीट करेंगे अपन लोग। चलिए, तो लास्ट में बच्चों जो एक्सप्रेशन आया था हाइट रेज्ड का, वो कितना आया था बेटा, h कैपिलरी ट्यूब के अंदर 2t cos थीटा डिवाइडेड बाई r रो g, यही आया था। ये हमारा एक्सप्रेशन आया था। इसी पर हम दो तीन थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते बच्चों, इसी पर डिस्कशन अबाउट दिस हाइट। बेटा इस हाइट के बारे में कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। चलिए बच्चों, तो सबसे पहले पॉइंट की बात करूं मैं कि सर अगर इफ एंगल बच्चों ये है 90 डिग्री, दिस एंगल कॉन्टेक्ट एंगल बोल सकते हैं इसको, 90 डिग्री से कम है, then cos theta c comes out to be positive. It means height also positive. Height also positive, इसका मतलब ये हुआ बेटा कि इस कैपिलरी ट्यूब के अंदर अगर मान लो ये लेवल है लिक्विड का, तो कैपिलरी ट्यूब अगर यहां रख दी हम लोगों ने इस तरीके से कैपिलरी ट्यूब, तो इसमें क्या होगा, लिक्विड कुछ हाइट तक राइज कर जाएगा इस पर्टिकुलर केस में, यानी कि लेवल लिक्विड का ये लेवल है तो कुछ हाइट तक राइज कर गया। ठीक है, मैंने दो बातें बताई थी कि हाइट लिक्विड जो है राइज भी कर सकता है और डिप्रेस भी हो सकता है। ठीक है, अगर हम बात करें सर थीटा सी इज इक्वल टू 0, देन cos थीटा सी कम्स आउट टू बी 1। इट मीन्स हाइट जो है यहां पे 0 आ गया, cos थीटा सी 0 आ गया, cos 0 1 होता है बच्चों, तो यहां पे लेवल जो है वो क्या होगा, ये बेटा यहां तो इस तरीके से हो गया था ये एंगल, यहां पर क्या हो जाएगा, हाइट रेज तो करेगा बट कैसा हो जाएगा, लेवल सेम रहेगा। लेवल जो है कैसा रहेगा बच्चों, सेम। ऐसे देख लेते हैं इसको, ऐसा बोल सकते हो, लेवल हाइट कैसी थी यहां पर, पॉजिटिव। अब यहां पे cos बेटा कितना आ जाए, सॉरी मैं 0 क्या लिख रहा हूं, 90 डिग्री लिख देते हैं, cos थीटा सी 90, देन cos 90 कम्स आउट टू बी 0। मतलब क्या हुआ इसका, इट मींस h ऑल्सो 0। H ऑल्सो 0 मतलब बेटा लेवल जो है यहां पर कैपिलरी ट्यूब के अंदर लिक्विड का जो लेवल है वो राइज नहीं कर रहा है, हाइट राइज नहीं कर रही है इस पर्टिकुलर केस में। ठीक है, अगर हम बच्चों बात करते हैं थीटा सी ग्रेटर देन 90 डिग्री, देन क्या होगा बच्चों, cos थीटा सी comes out to be negative. It means h also negative। क्या मतलब होगा इसका, यहां पर लेवल सेम लिख सकते हैं, यहां पर लेवल सेम था, लेवल सेम, लेवल राइज, क्लियर। यहां पर बच्चों क्या हुआ, लेवल डिक्रीज, यानी कि कैपिलरी ट्यूब अगर हम लगा दें तो बच्चों क्या हो जाएगा, जो लिक्विड है यहां इस तरफ कैपिलरी ट्यूब में ऐसे हो जाएगा, इधर समझ रहे हो, डाउन चला जाएगा, डिप्रेस हो जाएगा, क्योंकि H नेगेटिव आ रहा है, H नेगेटिव मतलब डाउन इधर चला गया, तो लेवल डिक्रीजेस। तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, इस रिजल्ट्स के बारे में, सर कैसे ये जो हाइट है राइज करता है, कैसे डाउन जाता है, कब लेवल सेम रहता है, इन पॉइंट्स पे हमने चर्चा की। ठीक है, अब बच्चों एसी के बारे में थोड़ा सा और आगे अगर हम लोग समझें, नोट करके, नोट जूरिन्स लॉ,
समझ लो, इफेक्ट ऑफ आर, इफेक्ट ऑफ रेडियस ऑफ ट्यूब, आर मतलब समझ रहे बेटा कि सर कैपिलरी ट्यूब की रेडियस का क्या इंपैक्ट पड़ेगा इस हाइट पर। तो बच्चों यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, H इज इक्वल टू 2t cos थीटा r रो g। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ r पे डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, तो यहां से क्या कंक्लूजन निकाल पाओगे, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r। इसका मतलब क्या हो बच्चों कि अगर रेडियस कम है तो हाइट ज्यादा होगी। मतलब जो कैपिलरी ट्यूब जिसकी हाइट कम, सॉरी जिसकी रेडियस कम है, जो थिन कैपिलरी ट्यूब है, उसमें ज्यादा हाइट लिक्विड राइज कर जाएगा। समझ रहे हो? तो थिनर कैपिलरी ट्यूब में क्या हो बच्चों, हाइट मोर हो जाएगी, जो H है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। समझ रहे हो? जो थिन होगी, यहां से देख पा रहे हैं आप लोग, रेडियस डिक्रीज देन H इंक्रीजेस। यानी अगर आपको दो कैपिलरी ट्यूब दे दी जाए, एक थिक और एक थिन, तो बेटा थिन में क्या होगा, जहां पे रेडियस कम है वहां पे लिक्विड का लेवल ज्यादा राइज कर जाएगा। ठीक है, ये पहला नोट है। चलिए दूसरा नोट की बात करते हैं, जूरिन्स लॉ है ये, फर्स्ट नोट समझ सकते हैं इसको, फर्स्ट सेकंड। अब बात करें सर इफेक्ट ऑफ जी, इफेक्ट ऑफ जी को भी समझ सकते हैं, इफेक्ट ऑफ जी क्या पड़ेगा सर, जी का इफेक्ट एच पर, तो आप देख पा रहे हैं H 1/g, यानी यहां से सेम रिलेशन आ रहा है, तो G डिक्रीज करेगा तो H इंक्रीज कर जाएगा। तो हम लोग यहां क्या बोलेंगे, G डिक्रीजेस देन H इंक्रीजेस, एंड और क्या बोल सकते हैं, Z इंक्रीजेस देन H डिक्रीजेस। समझ रहे हो? इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। अब आप बोलोगे, आपका क्वेश्चन ये होगा सर जी इंक्रीज डिक्रीज कब हो सकता है, जी को कैसे चेंज कर सकते हैं। समझ रहे हो? तो इस पूरे सेटअप को, पूरे अरेंजमेंट को बेटा हम कहां ले जाएंगे, लिफ्ट में ले जाएंगे, तो जी में बदलाव किया जा सकता है यार। समझ रहे हो? तो जी में बदलाव कर देंगे, अभी करते थे भाई बदलाव, बाद के लिए कोई छोड़ना। चलिए, तो अगर मैं बात करूं बेटा यहां पर सर लिफ्ट की बात करें, लिफ्ट समझ रहे हो, लिफ्ट बना दी और अपवर्ड जा रही किसी एक्सेलरेशन ए से, तो यहां पर जी इफेक्टिव की वैल्यू क्या आएगी, G प्लस ए। बच्चों जब G की वैल्यू बढ़ गई तो इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, H डिक्रीजेस हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं सर लिफ्ट डाउनवर्ड जा रही किसी एक्सेलरेशन ए से डाउनवर्ड, देन G इफेक्टिव क्या आएगा इस केस में, G माइनस ए, मतलब G कम हो गया है, इसका मतलब H इस केस में इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें सर फ्री फॉल स्टेट, A इज इक्वल टू G, समझ रहे हो, डाउन जा रहा है एक्सेलरेशन से, इस केस में G इफेक्टिव कितना आ गया बच्चों, G इफेक्टिव 0, H टेंडिंग टू इंफिनिटी। इसका क्या मतलब है, सबसे जो लास्ट केस है बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपने आप में, ये है कि सर अगर लिफ्ट को फ्री फॉल स्टेट में छोड़ दिया अपन ने, लिफ्ट वर्टिकली डाउनवर्ड ट्रेवल कर रही है फ्री फॉल स्टेट में, तो उस केस में H कम्स आउट टू बी इनफाइनाइट। इसका मतलब अगर कैपिलरी ट्यूब की लेंथ लार्ज हुई, कितनी भी लार्ज, कंप्लीट में हाइट राइज कर जाएगा लिक्विड। समझ लो, कंप्लीट फिलअप हो जाएगी, कंप्लीट। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लास्ट वाला जो केस है कि G की वैल्यू अगर फ्री फॉल स्टेट में लिफ्ट है, तो इस केस में बेटा G A इज इक्वल टू G इफेक्टिव 0, देन H कम्स आउट टू बी इनफिनिटी। अगर कैपिलरी ट्यूब की हाइट इनफाइनाइट है तो कंप्लीटली राइज कर जाएगा लिक्विड इसके अंदर। ठीक है, चलिए, तो बेटा ये हमारा एक छोटा सा डिस्कशन है इस फॉर्मूले पर बेस्ड, किस किन चीजों को चेंज करेंगे। ठीक है, वो सामने दिखा रखा है मैंने। अब बच्चों हम कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन, कुछ क्वेश्चंस पे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं यार। ठीक है, एक बार आप लोग नोट कर लें इसको, फिर हम लोग क्वेश्चंस पे चलते हैं यार। चलिए, ठीक है, एक लास्ट में एक नोट और लिख लें यहां पर, उधर स्पेस पड़ा है, चलो देख लेते हैं। नोट नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, नेक्स्ट हटा देते हैं यार।
बेटा यहां से आपको कई कॉन्सेप्ट्स देखने को मिले होंगे कि लेवल राइज कब करेगा, एक्यूट एंगल के केस में राइज करेगा, 90 डिग्री केस में राइज नहीं करेगा, सेम रहेगा लेवल। एंगल ऑब्ट्यूस हो गया तो लेवल कैपिलरी ट्यूब के अंदर डिप्रेस हो जाएगा, लिक्विड डाउन चला जाएगा लेवल, समझ लो। इसके बाद हमने देखा इफेक्ट, रेडियस का इफेक्ट क्या होगा। रेडियस जितनी ज्यादा बारीक होगी बेटा कोई कैपिलरी ट्यूब जितनी ज्यादा थिन होगी उसमें उतना ही हाइट रेज करेगा लिक्विड। तो अगर आपसे दो ट्यूब दे दी जाए, एक थिन हो और एक थिक हो, तो किस में ज्यादा आएगी हाइट, थिन वाले केस में ज्यादा हाइट तक लिक्विड राइज कर जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, एक लास्ट नोट और बहुत इंपॉर्टेंट नोट अपने आप में, क्या देखिएगा ध्यान से। नोट ये बेटा कि अगर कैपिलरी ट्यूब इस तरीके से है, नेक्स्ट नोट, और लेवल ये है, यहां तक इसमें लेवल राइज कर चुका है, हाइट सपोज h चाहिए। अब आपने क्या किया, इसी कैपिलरी ट्यूब को बेटा किसी एंगल पर इंक्लाइन कर दिया, किसी एंगल पर इंक्लाइन कर दिया, तो ये जो लेवल है ये चेंज नहीं होता है, ये लेवल अभी भी ये हाइट h रहेगी, समझ रहे हो। तो इसका मतलब बेटा इसमें लिक्विड कॉलम की लेंथ बढ़ जाएगी, तो ये लिक्विड कॉलम की लेंथ सपोज L एंगल थीटा, तो ये एंगल हो गया 90 डिग्री। तो हम लोग यहां से कैसे निकाल सकते बेटा, L की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो, तो यहां देख सकते हो इस तरीके से, इसी डायग्राम को मैं यहां बना दूं, ये था बेटा H, ये है एंगल थीटा, ये है L। तो हम लोग L की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ H लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा, cos थीटा लगा दो बच्चा, cos थीटा इज इक्वल टू H बाई L, तो यहां से L कम्स आउट टू बी H बाई cos थीटा, सही है। तो इंक्लाइन करने से बस कॉन्सेप्ट याद रखना यार, ये जो लेवल है ये पहले H था, अभी भी ये H तक ही रहेगा, तो कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड कॉलम की लेंथ बढ़ जाएगी। भाई बढ़ जाएगी कैसे सर, अरे आप देख पा रहे हो बेटा ये लेंथ ज्यादा होगी ना इस वाली लेंथ से, तो ये लेंथ ज्यादा ही होगी, तो लेंथ क्या हो जाएगी, लिक्विड कॉलम की जो लेंथ है अब इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। चलिए तो ये हमारे कॉन्सेप्ट से, अब हम इस पर बेटा जो हमने फॉर्मूला जो डिराइव किया है इसी फॉर्मूले पे कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन ले लेते हैं, ठीक है, हटा दे रहे इसको, ये हमारे नोट थे इसमें कुछ, अब लेते हैं हम लोग इन पे क्वेश्चंस। बहुत कुछ कवर करेंगे हम लोग इसमें बेटा, आराम से देखते रहें इस चीज को। कैपिलरी ट्यूब सरफेस टेंशन में जो छोटे छोटे कंफ्यूजन्स होते हैं उन सारे कंफ्यूजन्स को हटा दिया जाएगा, लेकिन आप लोग कॉन्सेंट्रेट करके चीजों को स्टडी करें तो ही ऐसा होगा। चलिए क्वेश्चन लेते हैं यार, पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं यार अपन लोग। बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा डाटा भी लिख लें आप लोग, अच्छा रहेगा। कैलकुलेट द हाइट टू विच वाटर विल राइज इन कैपिलरी ट्यूब ऑफ डायमीटर calculate the height to which water rise in a capillary tube of diameter 4.6 10 to the power -3 मीटर, सही है।
बेटा इस कैपिलरी ट्यूब में आपको बताना है कि कितनी हाइट तक लिक्विड राइज कर जाएगा, ये आंसर देना है। अब हमें क्या क्या दिया गया बेटा, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर दे रखा है 0.073 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर। एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा सी इज इक्वल टू 0 डिग्री। डेंसिटी ऑफ वाटर रो 1000 kg पर मीटर क्यूब। जी की वैल्यू आप समझते हो, समझ रहे हो। हाइट निकालनी बेटा, ठीक है। तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बच्चों आसानी से आप लोग कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। ओके चलिए बच्चों, तो हम लोग इस पे लगा देते हैं फॉर्मूला। क्या आ जाएगा, डायमीटर, कैपिलरी ट्यूब डायमीटर कितना दे रखा बेटा, डायमीटर दे रखा अपने को इतना, समझ रहे हो। और हाइट का एक्सप्रेशन पूछ रहा है, तो हाइट का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा बच्चा, 2t cos थीटा अपॉन r रो इंटू g। अब आपको सारी चीजें दे रखी है, मतलब कंप्लीटली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये। 2 सरफेस टेंशन पता है, एंगल पता है बेटा, r कैसे निकालो, डायमीटर बाई 2, रो पता है, g पता है, तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे इसको और आंसर भी मिला लेंगे। आंसर इसका अप्रोक्सीमेटली जो है 2 मिलीमीटर आ जाएगा। कितनी हाइट आ जाएगी इसकी, 2 मिलीमीटर। तो आप इसको सॉल्व कर लेना बेटा, कैलकुलेशन है बहुत छोटी, ठीक है, 2 मिलीमीटर हाइट आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा बेटा, वेट। बेटा अगला क्वेश्चन मैं यहां लिख दे रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए कैपिलरी ट्यूब, कैपिलरी ट्यूब, a capillary tube of radius r can support a liquid of weight 6.28 10 to the power -4 न्यूटन, इतने वेट को सपोर्ट कर रहा है। इफ द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड, सरफेस टेंशन कितना दे रखा है आपको, ये दे रखा है 2 × 10 to the power -2 न्यूटन पर मीटर। देन फाइंड रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब, रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब, ओके, यानी कि आर पूछ रहा है एक तो आपसे, दूसरा इंटरनल सर्कमफ्रेंस ऑफ कैपिलरी ट्यूब, इंटरनल सर्कमफ्रेंस ऑफ कैपिलरी ट्यूब, कैपिलरी ट्यूब, समझ रहे हो। अब बेटा इसके लिए हमें याद है डेरिवेशन किया था हम लोगों ने, फोर्स बैलेंस से जो एक्सप्रेशन निकाला था हाइट का, तो उसमें क्या था, देखो इसमें एक चीज पूछी है अगले इस क्वेश्चन के अंदर, इंटरनल सर्कमफ्रेंस ऑफ द ट्यूब। तो बच्चों जो हमें जो मतलब होता है वो इंटरनल सर्कमफ्रेंस ही मतलब होता है। ये जिसकी जो स्ट्रक्चर है, इसकी जो थिकनेस है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ मतलब है इसके इंटरनल स्ट्रक्चर से कि कितना फोर्स इस पर लग रहा है। तो सरफेस टेंशन इसको अपवर्ड ले जाता लिक्विड को, तो हम क्या लिखते थे, सरफेस टेंशन मल्टीप्लाई बाई 2πr, ये किसको बैलेंस करता था, mg को, समझ रहे हो। तो वेट आपको दे रखा है बेटा, सरफेस टेंशन आपको दे रखा है, ठीक है, तो आप आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हो, समझ रहे हो। इजी वे में आंसर आ जाएगा आपका 5 मिलीमीटर, समझ रहे हो, 5 मिलीमीटर। कितना आंसर आ जाएगा बच्चों, 5 मिलीमीटर आंसर आ जाएगा। लिख लें आप आर की वैल्यू, आर कम्स आउट टू बी 5 मिलीमीटर, और फिर हम लोग इंटरनल सर्कमफ्रेंस निकालें तो 2πr आएगी 3.41 मिलीमीटर, ठीक है, ये सही भाई, सॉल्व कर लेंगे इसको, 31.4 मिलीमीटर। ओके चलिए अगला क्वेश्चन,
कुछ क्वेश्चन मैं लिखा दे रहा हूं जिससे आपको अच्छा रहे, ये क्वेश्चन करने में थोड़ा मजे आएंगे भाई, छोटे छोटे क्वेश्चन है बेटा, हटा दें इसको भी सामने से। चलिए बेटा, इसमें आउटर जो सरकमफ्रेंस है इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है कैपिलरी ट्यूब के अंदर जो सरकमफ्रेंस है, इंटरनल सरकमफ्रेंस, उसी से मतलब है। बोले इसकी थिकनेस कुछ भी हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। इंटरनल डायमीटर, इंटरनल रेडियस, इंटरनल सरकमफ्रेंस, उसी से हमें मतलब होता है। चलिए ध्यान से देखें आप। नेक्स्ट, देखिएगा ध्यान से बेटा, हम बात कर रहे हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बेटा, वाटर राइज्ड टू अ हाइट ऑफ 10 मिलीमीटर इन ए कैपिलरी ट्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वाटर राइज्ड to a height 10 millimeter in a capillary tube, in a capillary tube. Okay, if the radius of capillary tube is made half of its previous value, if radius of the capillary tube half of its previous value, बेटा रेडियस को आधा कर दिया, देन व्हाट द न्यू वैल्यू ऑफ द कैपिलरी राइज, देन व्हाट इज द न्यू वैल्यू of the capillary rise। मैं तुम्हारे लिए इसको छोड़ दे रहा हूं, कर सकते हो आप आसानी से बेटा। समझ रहे हो क्या कर दिया बताओ? इसमें कुछ चेंज नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ रेडियस को आधा किया है। तो रेडियस को आधा किया बेटा, ज़ूरिन्स लॉ याद है, H इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो साइड फर्स्ट केस में और H डाउन में H डैश, तो क्या आ जाएगा? R/2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल, R/2 कैंसिल, तो H डैश कम्स आउट टू बी 2H। ठीक है, 2H क्यों हो गया सर? अरे जितनी थिन करोगे उतना ज्यादा क्या हो जाएगा? उतनी ज्यादा हाइट बढ़ जाएगी। तो 10 मिलीमीटर थी तो कितने आ गई बेटा? यहां से H डैश कम्स आउट टू बी 20 मिलीमीटर। समझ रहे हो? ये हो जाएगा, समझ रहे हो? अच्छा, एक क्वेश्चन और देख लीजिए इसी पर, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं यार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? वाटर राइजेस इन अ वर्टिकल कैपिलरी ट्यूब, up to a length of 10 centimeter. If the tube is inclined, inclined
at 45 degree with the vertical then the length of water rises in the tube सही है बेटा। कौन सा कॉन्सेप्ट आ गया? एनिक्लाइन वाला। क्या करो बताओ? पहले हाइट कर लोगे, इसको ऐसे हो जाएगा। पहले हाइट कितनी थी देखो, 10 सेंटीमीटर, एंगल 45 कर दिया। ये पूछा है क्या लिख दे बेटा, cos 45 h/l। अरे कर लोगे यार, समझ रहे हो, निकाल देंगे वैल्यू। ठीक है, इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चंस आ रहे हैं, बहुत ही सिंपल है भाई। चलिए अब हम बात करें, ओके नेक्स्ट क्वेश्चंस। चलिए ये क्वेश्चन थे बेटा हमारे, अब ये बाकी जो क्वेश्चंस हम लोग डीपीपीस में सॉल्व करेंगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन है लास्ट, इसको और कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है बेटा एक, हटा दें इसको यार। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यार, फिर आगे बढ़ते हैं टॉपिक पे, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट। बच्चों हमें ये दिया गया है कैपिलरी ट्यूब, थोड़ी स्ट्रक्चर इस टाइप से बनाई हुई है। ये इधर इसकी थोड़ी थिकनेस ज्यादा है और इसकी थिकनेस थोड़ी कम है। ठीक है, इसकी जो रेडियस है, इस वाली रेडियस 1 सेंटीमीटर और यहां पर रेडियस है बेटा 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको पता है कि लेवल, लिक्विड का लेवल किधर ज्यादा हाइट तक जाएगा बेटा, सरफेस टेंशन हम लोग कंसीडर करें तो कहां तक ज्यादा जाएगा, वो थिन है इसके अंदर ज्यादा लेवल जाएगा, तो लेवल में कुछ डिफरेंस होगा। सपोज यहां तक इसमें, यहां तक इसमें, तो ये लेवल में जो डिफरेंस है हमसे ये पूछा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लेवल ऑफ लिक्विड कॉलम्स एंड 2 कैपिलरी ट्यूब्स। ठीक है बच्चों, इसमें हमें वैल्यू जो दी गई है, सरफेस टेंशन दिया गया बेटा, सरफेस टेंशन थीटा सी ये दिया गया 0 डिग्री, सरफेस टेंशन दिया गया बेटा 70 डाइन पर सेंटीमीटर, यानी कि हम ऐसा समझ सकते हैं बेटा सीजीएस में दी गई वैल्यू, आर रो जी, रो की वैल्यू दी गई आपको 1 सेंटीमीटर पर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी सीजीएस। जी का वैल्यू दिया गया बेटा 1000 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिफरेंस पूछा हाइट्स में, क्या करेंगे हम लोग यार, तो बच्चों ये वाली हाइट सपोज h1 बोल देते हैं यहां से, और ये हाइट h2 बोल देते हैं, ये h1 कंप्लीट और ये कंप्लीट h2। तो हाइट में डिफरेंस क्या आता है बेटा, हाइट में डिफरेंस आएगा h1 माइनस h2। h1 ये बच्चों क्या फॉर्मूला आएगा, 2t cos थीटा अपॉन r1 रो जी, बाकी पैरामीटर्स तो सेम ही है, माइनस 2t cos थीटा अपॉन R2 इंटू रो इंटू जी। बच्चों यहां से क्या कॉमन ले लें, 2t cos थीटा अपॉन रो इंटू जी, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। अब आपको डाटा को किसी को भी कहीं बदलने की जरूरत नहीं, बिकॉज सारा डाटा सीजीएस में ही है। ठीक है बच्चों, तो यहां से 2t की वैल्यू
70 cos ये 1 हो जाएगा, रो की वैल्यू 1, tan ये 3, यहां से 1 अपॉन ये वाली रेडियस हाफ हो जाएगी 1/2 और ये -1, समझ रहे हो? तो हम लोग यहां से हाइट में बेटा डिफरेंस निकाल देंगे, आगे डिफरेंस, ठीक है। इस तरीके से हम लोग हाइट में डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं इजी वे में। चलिए अब बच्चों हमारा कॉन्सेप्ट आता है नेक्स्ट, यहां तक बना ले पहले आप लोग। कॉन्सेप्ट बेटा हमारा कंडीशन ऑफ लीकेज ऑफ लिक्विड, कंडीशन ऑफ लीकेज ऑफ लिक्विड। अब बच्चों हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है यार, इसको अच्छे से समझना। कॉन्सेप्ट ऑफ लीकेज ऑफ लिक्विड क्या चीज है ये? बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ऑफ लीकेज ऑफ लिक्विड फ्रॉम बॉटम ऑफ कंटेनर ठीक है। ये कॉन्सेप्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं बेटा, कॉन्सेप्ट ऑफ लीकेज ऑफ लिक्विड। बच्चों अगर हम बात करें इस टाइप एक कंटेनर रखा है बेटा, ये है कॉन्सेप्ट हमारा, यहां पर एक होल बना दिया, तो आपको पता है यहां से हम लोग हाइट रेज कर रहे हैं इस पर। अब क्या होगा, ऐसा नहीं है, अब कुछ स्टूडेंट का मानना ऐसा होगा कि सर जैसे ही लिक्विड यहां से डालेंगे लिक्विड यहां से चला जाएगा, आउट हो जाएगा। ऐसा नहीं है, यहां पे बेटा पहले सरफेस टेंशन अपना रोल प्ले करेगा, सरफेस टेंशन अपना रोल प्ले करेगा। उसकी वजह से अगर हम बात करें सर लिक्विड इस तरीके से है, अभी इस टाइम पे थोड़ा सा डाउन हो चुका है, ओके। अब क्या होगा बेटा, अगर मैं इसको यहां पे बेटा जूम करके आपको दिखाऊं तो कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होगी, ये इधर और ड्रॉपलेट लिक्विड इधर डाउन जाना चाहता था, बट सरफेस टेंशन इसको ऊपर की तरफ खींच रहा है, ठीक है, ऐसे खींच रहा है। सर इस पर mg कहां लग रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड, और ये कितनी हाइट तक है इसके ऊपर लिक्विड, ऐसा समझ लो कितनी हाइट तक है ये वाटर, ये सपोज h हाइट तक चला गया लिक्विड कॉलम। अब बेटा mg कहां लगेगा इस पूरे कॉलम का, भाई यहां तक कॉलम बना हुआ है, ये इस पूरे कॉलम का mg डाउन लगेगा, सरफेस टेंशन इसको रोकने की कोशिश करेगा। तो बच्चा कितना, अब सर ये कब तक मैक्सिमम हाइट कितनी हो सकती है, हाइट मैक्सिमम कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, तो क्या बोलेंगे बेटा, इस होल पर लगने वाला फोर्स जो है कितना, T इंटू 2πr सरफेस टेंशन में से फोर्स लग रहा है, और किसको बैलेंस कर ले, mg को, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा T इंटू 2πr। अब बच्चों मास का मतलब वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी, ओके। वॉल्यूम क्या लिखूंगा सर, जो इसके ऊपर जो कॉलम लिक्विड कॉलम है इसका वॉल्यूम क्या लिखा जाएगा, तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई बाई हाइट, तो कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन πr² इंटू हाइट h रो इंटू जी, यहां पर T इंटू 2πr। पाई ने पाई को मार दिया, आर ने आर को मार दिया। h की वैल्यू की बात करें तो हाइट कितनी हो जाएगी, यहां से h हो जाएगा बच्चा 2t अपॉन r रो इंटू जी, मतलब सेम फॉर्मूला आया ऑलमोस्ट जैसे वहां पर आया था, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग बेटा यहां पर मैक्सिमम हाइट निकाल सकते हैं कि इस हाइट के बाद अगर आपने लिक्विड और इसमें फिलअप किया तो ये फिर जो सरफेस टेंशन अपना सब्र का इम्तिहान छोड़ देगा और लिक्विड फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। इसी पर बेटा एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, जो कॉन्सेप्ट सिखाया है इस पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं।
ठीक है, क्वेश्चन ये है बच्चों, देखिएगा क्वेश्चन, हटा दें इसको यार कॉन्सेप्ट को, चलिए देखते हैं। चलिए देखते हैं यार, क्वेश्चन देखते हैं इसी पर बेस्ड। इन अ सिलेंड्रिकल वेसल, इन अ सिलेंड्रिकल वेसल, सिलेंड्रिकल वेसल at its bottom, a round hole of diameter 1 millimeter is drilled and water is filled in it. Okay, find the maximum height, आप भी क्वेश्चन को नोट करते चलें शायद। फाइंड मैक्सिमम हाइट, वही क्वेश्चन है बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट पर। हाइट टू विच water can be filled into it without leakage, ओके। बच्चों यहां सरफेस टेंशन की वैल्यू दी गई है, सरफेस टेंशन दिया गया आपको 75 10⁻³ न्यूटन पर मीटर। डेंसिटी ऑफ वाटर आप जानते हैं, रो वाटर 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, और θc एंगल ऑफ कांटेक्ट विच इज इक्वल टू 0 डिग्री। क्या लिख दोगे, कर लो बेटा इसको डायरेक्टली। h की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 2T/r रो इंटू जी। तो हम लोग यहां से कितना मैक्सिमम कंटेनर में लिक्विड हम लोग फिलअप कर सकते हैं, कितनी मैक्सिमम हाइट तक, वो आप लोग फाइंड कर पाओगे। ये लिक्विड यहां से बाहर तब तक नहीं आएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला है आपके सामने बेटा, कॉन्सेप्ट में बता चुका हूं, तो इजी वे में इसको आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बच्चों सरफेस टेंशन के बारे में हम लोग थोड़ा कोएसिव फोर्स पे डिस्कस कर लेते हैं। कोएसिव फोर्स बढ़ेगा तो क्या होगा, सही है बेटा। अगर बात करें हम लोग कोएसिव फोर्स पर, तो कोएसिव फोर्स में क्या होगा, कोएसिव फोर्स के केस में देखो तो देखिए ध्यान से बेटा, जब कोएसिव फोर्स कुछ पॉइंट्स लास्ट में बच्चों, जो कोएसिव फोर्स इंक्रीज करता है, कोएसिव फोर्स इंक्रीज देन सरफेस टेंशन ऑल्सो इंक्रीज, सरफेस टेंशन और इंक्रीज। बेटा कोएसिव फोर्स ज्यादा हो गया, किसी लिक्विड में कोएसिव फोर्स बढ़ गया तो सरफेस टेंशन बढ़ जाएगा। कोएसिव डिक्रीज हो गया देन इसका रिवर्स हो जाएगा भाई, सरफेस टेंशन डिक्रीजेस। टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया
देन सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये इस टाइप से हम लोग सरफेस टेंशन में कुछ इंपैक्ट देखते हैं। लिक्विड जो है बेटा, बॉल के लिक्विड जो है, कोई लिक्विड जैसे आप लोग वाटर गिरा रहे हैं यहां से, तो कुछ टाइम बाद ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है ड्यू टू सरफेस टेंशन। उसका क्या रीजन होता है? सरफेस टेंशन। ठीक है बच्चों, अब हम इसी चैप्टर में सरफेस टेंशन बेटा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं विस्कोसिटी। क्या पढ़ने वाले हैं? विस्कोसिटी। तो इसको हटा दे बच्चों यहां से। ये हमने कैपिलरी ट्यूब्स अब तक स्टडी किया है, कैपिलरी ट्यूब पर बेस्ड क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अभी आगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमारा जो बेटा कैपिलरी ट्यूब के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज विस्कोसिटी। तो हम लोग बात करेंगे विस्कोसिटी पर। विस्कोसिटी, ठीक है, ये टॉपिक हम अब स्टडी करेंगे। कैपिलरी ट्यूब को हमने कंप्लीट कर लिया है, अब हम लोग विस्कोसिटी पे काम करेंगे। ठीक है, विस्कोसिटी क्या है बच्चों? चलिए बेटा विस्कोसिटी के बारे में जानते हैं। तो विस्कोसिटी का क्या मतलब है? विस्कोसिटी क्या है? विस्कोसिटी क्या, किस चीज को हम लोग विस्कोसिटी बोलते हैं? तो इसमें आपको अपन बताएंगे कि बच्चों जैसे मान लो लिक्विड फ्लो कर रहा है, लिक्विड फ्लो कर रहा है, तो जैसे लिक्विड की कोई दो लेयर देख रहे हैं हम लोग, एडजेसेंट लेयर्स, और उनके बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है, यानी दो एडजेसेंट लेयर्स हैं और इनके बीच में क्या हो रहा है बेटा? रिलेटिव मोशन। तब क्या होगा? तब इन लेयर्स के बीच में एक फोर्स एग्जिस्ट करेगा, एक टेंजेंशियल फोर्स लगेगा इनके बीच में। इस फोर्स को हम बोलेंगे बेटा विस्कस फोर्स, या हम बोल सकते हैं लिक्विड फ्रिक्शन। इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन लगेगा दैट इज लिक्विड फ्रिक्शन। जैसे फ्रिक्शन का काम क्या था बेटा? जो हम लोग फ्रिक्शन एनएलएम के अंदर हम लोग फ्रिक्शन स्टडी कर रहे थे, उसका काम क्या था? जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेटिव मोशन होती थी तो फ्रिक्शन अपना रोल प्ले करता था। और क्या करता था बेटा? रिलेटिव मोशन को न्यूट्रलाइज, यानी कि रिलेटिव मोशन को खत्म करने की कोशिश करता था फ्रिक्शन। ऐसे सेम कॉन्सेप्ट यहां पर विस्कोसिटी में, जब दो लिक्विड लेयर्स एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, एक दूसरे के रिलेटिवली मूव करेंगे, ट्रेवल करेंगे, तब इनके बीच में एक फोर्स डेवलप हो जाएगा, टेंजेंशियल फोर्स, दैट इज विस्कस फोर्स। उसको क्या बोलेंगे? विस्कस फोर्स। और लिक्विड की इस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे? विस्कोसिटी। जिसकी वजह से फोर्स लग रहा है, दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज विस्कोसिटी। समझ रहे हो? तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? when a layer of liquid slips or try to slip on another layer of liquid, then a tangential force acts between two layers, consecutive layers, which try to oppose the relative motion, between layers, लेयर्स के बीच में एक फोर्स लग गया बीच में, टेंजेंशियल फोर्स, जो क्या कर रहा है? रिलेटिव मोशन को अपोज, रिलेटिव मोशन का अपोज कर रहा है। दिस फोर्स इज नोन एज विस्कस फोर्स, and this property of liquid is known as viscosity। ठीक है,
बेटा ये इसको इस लिक्विड की इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे, विस्कोसिटी बोलेंगे। तो बच्चों इसमें क्या है, जब दो सरफेस एक दूसरे के ऊपर, दो लेयर्स एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे बेटा, ट्रेवल करेंगे, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रिलेटिव मोशन परफॉर्म करेंगे, उस केस में क्या होगा, इनके बीच एक टेंजेंशियल फोर्स क्रिएट हो जाएगा जो क्या करेगा बेटा, दोनों की रिलेटिव मोशन को मिनिमाइज मतलब कैंसिल करने की कोशिश करेगा, यानी दोनों को एक सेम वेलोसिटी लाने की कोशिश करेगा। ठीक है, जैसे फ्रिक्शन करता था ऐसे ये काम करेगा। अगर मैं यहां पर एक डायग्राम से बताऊं कि सर ये एक लेयर है और इसके डाउन में एक लोअर लेयर है, इस तरीके से मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी v है और इसकी वेलोसिटी v प्लस dv है। v प्लस dv मतलब इनके बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है भाई, क्योंकि ये इसकी स्पीड मैंने वेलोसिटी ज्यादा अज्यूम की है। अरे रिलेटिव मोशन होगा तो ही ऐसा होगा, अदरवाइज नहीं होगा। याद है फ्रिक्शन के केस में क्या होता था, जब दो बॉडी के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होता था, क्या फ्रिक्शन वहां पर रोल प्ले करता था अपना, नहीं प्ले करता था। ठीक है, तो वहां पर हम लोग ऐसे क्या करेंगे, जब रिलेटिव मोशन होगा तो फ्रिक्शन को पता चलेगी नहीं ये बात। ठीक है, तो फ्रिक्शन क्या करेगा बेटा, इसकी वेलोसिटी को तो कम करने की कोशिश करेगा, तो इस पे तो कहां लग जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में, और इसकी वेलोसिटी को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा तो इस पे कहां लग जाएगा बच्चों, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज विस्कस फोर्स। ठीक है, विस्कस फोर्स बोलेंगे इसको, समझ लो बच्चों। अच्छा, इस तरीके से हम ओके, तो इस तरीके से बेटा ये विस्कस फोर्स लगेगा। अगर हम लोग बात करें बेटा इसके अंदर एक, अब यहां पर अगर हम लोग देखें कि सर लिक्विड अगर जब विस्कस फोर्स आ जाता है तो लिक्विड कैसे फ्लो करता है, ठीक है, वेलोसिटी प्रोफाइल क्या होती है, तो देखते हैं एक बार बेटा। समझ गए बेटा, इसमें मैंने क्या समझा बच्चों आप लोगों को कि अगर दो लेयर के बीच में रिलेटिव मोशन है, दो लेयर के बीच में रिलेटिव मोशन है, तो क्या होगा, इन लेयर्स के बीच में बेटा एक फ्रिक्शन फोर्स एग्जिस्ट करेगा। इस फ्रिक्शन को हम क्या नाम देंगे, विस्कस फोर्स। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं अपन लोग। अब सर अगर हम लोग इसी चीज को मान लेते हैं कि रिवर के अंदर बेटा विस्कस लिक्विड फ्लो कर रहा है, विस्कस लिक्विड फ्लो कर रहा है रिवर में, तो वेलोसिटी प्रोफाइल क्या होगा, तो देखते हैं, ध्यान से देखना भाई। चलिए बेटा आप बात करें यार वेलोसिटी प्रोफाइल की। सर रिवर में कैसे आएगी वेलोसिटी प्रोफाइल, और किसी पाइप में से अगर विस्कस लिक्विड फ्लो करा तो क्या आएगी वेलोसिटी प्रोफाइल। ठीक है, चलिए बच्चों रिवर फ्लो की बात करें यार, रिवर फ्लो, ठीक है, रिवर फ्लो की बात कर रहे हैं यार। मान लेते हैं ये बॉटम लेयर है रिवर का, इससे ऊपर जाएंगे बेटा, और ये सबसे अपर लेयर, तो अपर लेयर की वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी, इसके डाउन में जो लेयर होगी इसकी वेलोसिटी और कम हो जाएगी, और कम हो जाएगी, और कम हो जाएगी, और कम हो जाएगी, यहां पर और कम, यहां और कम, यहां और कम, और यहां पर जीरो। यानी हम ऐसा मानते हैं बेटा कि बॉटम पर यहां पर लिक्विड जो है वो ट्रेवल ही नहीं कर रहा है, उसकी वेलोसिटी क्या है, जीरो। तो रिवर फ्लो इस केस में ये वेलोसिटी प्रोफाइल है, वेलोसिटी प्रोफाइल इस केस में बेटा वेलोसिटी ऐसे इसकी प्रोफाइल बनेगी। प्रोफाइल मतलब अपर लेयर, अपर जो लिक्विड है जो सबसे ज्यादा स्पीड से ट्रेवल कर रहा होगा। अगर यही चीज बेटा विस्कस लिक्विड अगर पाइप के केस में होता तो उसमें क्या होती वेलोसिटी प्रोफाइल। ये सपोज बच्चों पाइप है, तो पाइप में तो दोनों तरफ सरफेस बनेगी, दोनों तरफ सरफेस के कांटेक्ट में आएगा लिक्विड, तो यहां पे जो वेलोसिटी प्रोफाइल होगी, यहां वेलोसिटी जीरो, यहां से ऊपर जाओगे थोड़ी वेलोसिटी इंक्रीज, इंक्रीज, नेक्स्ट और इंक्रीज, नेक्स्ट और इंक्रीज, समझ रहे हो,
नेक्स्ट और इंक्रीज, इसके बाद क्या होगा बेटा, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी वेलोसिटी, डिक्रीज हो रही है वेलोसिटी ऑफ, डिक्रीज 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 और लास्ट में जीरो। तो ये वेलोसिटी प्रोफाइल होगी बेटा किस केस में, पाइप के केस में, ठीक है, वेलोसिटी प्रोफाइल, वेलोसिटी प्रोफाइल। बच्चों ये पाइप के केस में, ये पाइप है, ठीक है, मतलब ये है बेटा कि यहां जो लिक्विड कांटेक्ट में इसकी वेलोसिटी जीरो, इसकी वेलोसिटी जीरो, यहां पर जो वेलोसिटी है सेंटर वाली लाइन पर वेलोसिटी क्या है, मैक्सिमम। ओके, इस तरीके से अब हम बेटा पढ़ेंगे सर एक टर्म आएगा इसके अंदर वेलोसिटी ग्रेडियंट। सबसे पहले हमने विस्कोसिटी को सीखा बेटा, इसके बाद ये वेलोसिटी प्रोफाइल कैसी होगी फ्लोइंग लिक्विड के केस में, किस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी, किसकी कम होगी, किसकी ज्यादा होगी। तो यहां से आपको कंक्लूजन क्या सेट करना है, जो लिक्विड कांटेक्ट में होगा, लेयर के जो सरफेस है उसके कांटेक्ट में होगा, उसकी वेलोसिटी जीरो कंसीडर करेंगे, जैसे जैसे दूर जाओगे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है। चलिए अब एक चीज आती है बेटा वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट, एक नेक्स्ट टर्म आता है वेलोसिटी ग्रेडियंट, इसको dv अपॉन dy बोल सकते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट। सर ये वेलोसिटी ग्रेडियंट है क्या चीज, तो ध्यान से समझना बेटा, वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या है। सपोज यहां कोई लेयर है इस तरीके से इधर, और एक लेयर इसके अपवर्ड है इस तरफ। अगर बच्चों यहां वेलोसिटी v है और यहां वेलोसिटी v प्लस dv हो गया, और यहां से हम लोग ये लेयर की हाइट लोकेशन y और इसकी लोकेशन बेटा y प्लस dy, क्या मतलब वो बताओ इसका, कि इस लेयर से हम कितना ऊपर गए हैं, dy हाइट पर गए हैं, तो वेलोसिटी में कितना चेंज आ गया, यहां वेलोसिटी बेटा v थी, यहां कितनी आ गई v प्लस dv, तो वेलोसिटी में कितना चेंज आ गया, चेंज dv चेंज आ गया। सर v प्लस डी में से v को सब्ट्रैक्ट करोगे तो चेंज क्या आ जाएगा, dv चेंज हो जाएगा, समझ रहे हो। तो हम लोग वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, कितने परपेंडिकुलर हाइट पर जाने पर वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है, दैट इज वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट लिखना अपने आप में बेटा, जब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सीखेंगे न्यूटन्स लॉ फॉर विस्कोसिटी, उसमें हमें जरूरत पड़ेगी ये वेलोसिटी ग्रेडियंट लिखने की। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट में आप ऐसा समझ लो, कहां से किस लेवल से, मान लो यहां से हम स्टार्ट हो रहे हैं, कितनी हाइट पर चले गए और वेलोसिटी में कितना चेंज आ गया, ठीक है, उसको क्या बोल देंगे हम लोग, वेलोसिटी ग्रेडियंट, dv बाय dy। मतलब dy हाइट पर जाने पर, कितनी परपेंडिकुलर हाइट पर जाने पर कितना वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, परपेंडिकुलर हाइट, समझ रहे हो, ये ध्यान से, ऐसे नहीं इधर चले गए सर, परपेंडिकुलरली हम कितना जा रहे हैं और वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है, दैट इज वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है। चलिए इसके बाद हम आते हैं बेटा न्यूटन्स लॉ फॉर विस्कोसिटी, इसको हटा देते हैं अपन लोग यहां से। चलिए न्यूटन्स लॉ फॉर विस्कोसिटी, न्यूटन्स लॉ फॉर विस्कोसिटी, इसको देखते बच्चों पर लोग अब, ठीक है। वेलोसिटी ग्रेडियंट के केस में एक अगर मैं क्वेश्चंस की भी बात कर लूं आपसे, एक वेलोसिटी ग्रेडियंट में छोटा सा क्वेश्चन मिल रहा है तो यार बेटर रहेगा। मान लो ये रिवर है बच्चा, और रिवर का बॉटम सरफेस और ये टॉप मोस्ट सरफेस, जहां पर ये इस तरीके से रिवर फ्लो कर रहा है, इसकी हाइट ले लेते हैं यहां से 20 सेंटीमीटर, और यहां पर जो वेलोसिटी बच्चों 10 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आपसे बोला कि यहां पे वेलोसिटी ग्रेडियंट लिखो, सर वेलोसिटी ग्रेडियंट कैसे लिखूंगा,
तो बेटा बहुत ही सिंपल है यार, यहां की वेलोसिटी कितनी बेटा, बॉटम की वेलोसिटी देखोगे, क्योंकि आपको बाकी किसी और पॉइंट की वेलोसिटी तो पता नहीं, लेकिन बॉटम की तो पता है यार, तो हम लोग क्या कर देंगे, ये पॉइंट की वेलोसिटी पता है सर 0, तो यहां से कितनी हाइट पे जाने पर, परपेंडिकुलर हाइट पे जाने पे कितना चेंज आ गया वेलोसिटी में, दैट इज वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो बेटा हम क्या लिख देंगे, वेलोसिटी ग्रेडियंट कितना हो जाएगा, वेलोसिटी ग्रेडियंट हो जाएगा बच्चों यहां से जो है dv अपॉन dy, मतलब कितना चेंज आ गया वेलोसिटी में, 0 से इतना हो गया तो 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड माइनस 0 डिवाइडेड बाय 20 सेंटीमीटर, समझ रहे हो, ये आ जाएगा वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट लिखना आना चाहिए, तभी आप लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को ग्रिप कर पाओगे। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट बेटा सिंपल है, बॉटम से चलोगे, हमेशा बॉटम से चलोगे, कितना हाइट जाने पर कितना वेलोसिटी में चेंज आ गया, तो दैट इज वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो आसानी से लिख सकते हो, ठीक है। तो अब लगा दें नेक्स्ट टॉपिक बेटा, न्यूटन्स लॉ फॉर विस्कोसिटी, न्यूटन्स लॉ फॉर विस्कोसिटी। यहां भी आ गए, यहां भी चेन नहीं पड़ा, यहां भी आ गए भैया न्यूटन्स, समझ रहे हो, यहां भी बोले नहीं हम तो लॉ दे के आएंगे, अब लॉ, ठीक है। तो बेटा क्या है इनका लॉ, देखिएगा ध्यान से। इन्होंने बोला बेटा कि मान ले सरफेस है, बॉटम सरफेस, ठीक है, इन्होंने जो लॉ दिया बेटा उसी पे देखेंगे एक बार, लॉ क्या दिया इन्होंने, विस्कोसिटी के लिए जो विस्कस फोर्स है बच्चों, उसके लिए इन्होंने लॉ दिया कि जो विस्कस फोर्स है वो किन किन पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें बच्चों, एक लेयर यहां पर बना दें, एक लेयर यहां पर, ठीक है, एक इसके अब यहां पर लेयर, ये चल रहा है लेयर V से और ये लेयर चल रहा है V प्लस dV से, तो बच्चों क्या होगा, इनके बीच में एक फ्रिक्शन फोर्स एग्जिस्ट करेगा जो इसकी वेलोसिटी को बढ़ाने की कोशिश कर रहा होगा और इसकी वेलोसिटी को डिक्रीज करने की कोशिश कर रहा होगा। इसको मैंने एरो ऐसे दिखा रहा हूं, एरो ऐसे दिखाने मतलब एक तरफ से सरफेस पर यहां से लग रहा है और यहां पर सरफेस पर इस डायरेक्शन में लग रहा है, दैट इज विस्कस फोर्स, ओके। अब बेटा जो विस्कस फोर्स है, इन्होंने बोला कि जो विस्कस फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ लेयर, दिस इज एरिया ऑफ लेयर, समझ रहे हो किस लेयर पे बात कर रहे हैं हम लोग। दूसरा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट, ओके। तो हम जब विस्कस फोर्स, अब इन दोनों को कंबाइंड करते हैं हम लोग, तो कंबाइंड कर देंगे बेटा, विस्कस फोर्स की वैल्यू आएगी माइनस ईटा टाइम्स ए dv अपॉन dy, समझ रहे हो, माइनस साइन का मतलब अपोज है, ठीक है। ये आएगा दो लेयर्स के बीच में लगने वाला टेंजेंशियल फोर्स, यहां बोल सकते हैं इसको विस्कस फोर्स, ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं इनके क्वेश्चंस पर। सर ये एक बार बेटा आप लोग बना लो, न्यूटन्स लॉ है ये विस्कस के लिए, ठीक है, न्यूटन्स लॉ फॉर विस्कस फोर्स। चलिए अब ईटा को क्या बोले बेटा हम लोग, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है बेटा, इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, यहां से ईटा इज अ, यहां लिख दे रहा हूं इसके बारे में, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। बच्चों इसकी यूनिट अगर हम बात करें यहां से देखो, न्यूटन कितना हो जाएगा, न्यूटन मीटर, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, यूनिट चेक कर लेंगे, ऐसा यूनिट लिखेंगे पाउजिली, पाउजिली, और इसकी सीजीएस यूनिट लिखेंगे सीजीएस, पॉइज, पॉइज, ठीक है। ये बेटा न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर या पाउजिली, सीजीएस क्या आएगी, पॉइज, सीजीएस यहां क्या करो, डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर,
1 पाउजली इज इक्वल टू 10 पॉइज, 10 पॉइज। ठीक है, तो ये इसके कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के जो वैल्यूज हैं वो मैंने आपको लिख दिया सीजीएस यूनिटी और उसमें रिलेशन। अब आ जाते हैं बच्चा हम लोग क्वेश्चन पर कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं सर इसके। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को देखते पर लोग। ओके स्टूडेंट्स, तो बच्चों अब हम बात करें यार क्वेश्चंस पर, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ले लेते हैं अब कुछ। ठीक है, सिंपल न्यूमेरिकल ले लेते हैं। बच्चों एक बॉटम सरफेस है इस तरीके से, एक लेयर है इसके ऊपर, ऐसा मान सकते हो प्लेट है, एक प्लेट, और यहां पर बच्चों ग्लिसरीन, ग्लिसरीन मतलब विस्कस। ठीक है, ग्लिसरीन की एक लेयर बनी हुई है, एरिया ऑफ ये 10 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया है, और लार्ज एरिया ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ ग्लिसरीन इज 1 kg 1 ईटा की वैल्यू पर सेकेंड। ठीक है, अब आपको दिया गया है बेटा प्लेट इज 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हम बात करें यार इसकी बच्चों यहां से कि कितना फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव। अगर हमें वेलोसिटी कांस्टेंट रखना है, इफ वेलोसिटी कांस्टेंट देन फोर्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन इट, वेलोसिटी को मेंटेन करने के लिए, कांस्टेंट रखने के लिए कितना फोर्स हमें अप्लाई करना पड़ेगा इस पर। सही है सर, अप्लाई क्यों करना पड़ेगा? अरे भैया जब ये लेयर ऊपर से बेटा इस प्लेट को खींचा जाएगा तो जो इनके बीच में जो विस्कस फोर्स है बेटा वो तो इधर लग जाएगा। विस्कस फोर्स क्या करेगा? इसकी मोशन को रिटार्ड करेगा। अगर आपको वेलोसिटी को सेम बनाए रखना है तो क्या करना पड़ेगा बच्चों? उतना ही एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। तो एक्सटर्नल फोर्स कम्स आउट टू बी कितना, वैल्यू की बात कर रहे हैं, ईटा टाइम्स ए डीवी अपॉन डी वाई। समझ रहे हो क्या आएगी वैल्यू इसकी? जो आपको सीजीएस में दिया गया वैल्यू बेटा, सीजीएस की बात करें कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये किस में दिया गया आपको? 1, ऐसा बोलो 1 पॉइज। ठीक है, क्या आ जाएगा? 1 एरिया 100 और वेलोसिटी में चेंज 0, और यहां पे जाके चेंज कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 0 कितनी हाइट पे जाने पर? ये हाइट कितनी दी गई थी बेटा आप लोगों को? हाइट दिया गया 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर। तो ये 1 मिलीमीटर, लेकिन हमें इसको सेंटीमीटर कन्वर्ट करना पड़ेगा यार। सेंटीमीटर कन्वर्ट करोगे तो कितना आ जाएगा ये? समझ रहे हो? तो यहां से अगर हम लोग इसकी वैल्यू की बात करें तो यहां पर हम लोग सीजीएस में वैल्यू पुटअप कर रहे हैं तो इसको सेंटीमीटर कन्वर्ट कर दो, -1 ये। ठीक है, ये आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा डाइन के अंदर। ठीक है बच्चों, इस तरीके से इस पर क्वेश्चंस आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और बता दूं मैं 2-3। अब अगर सर यही क्वेश्चन में इस तरह ले लेता, इधर भी सरफेस है, इसके बीच में प्लेट है बच्चों, इधर वेलोसिटी ये है। अब मैं यहां पे डाटा नहीं ले रहा, डिस्टेंस d1, डिस्टेंस d2, समझ रहे हो, और प्लेट एरिया A, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, विस्कस लिक्विड है बेटा ये, इसमें से इसको खींच के ले जा रहे हैं, विस्कोसिटी ईटा। हमें पूछा है फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन V कांस्टेंट वेलोसिटी।
तो बेटा क्या फोर्स आएगा, कितना रिक्वायर्ड होगा, तो आप बोलोगे सर इसमें फ्रिक्शन जो विस्कस लगेगा वो कहां कहां से लगेगा, इसके ऊपर भी लिक्विड है, इसके डाउन भी लिक्विड है बेटा, तो यहां भी लगेगा विस्कस फोर्स, और बच्चों इसके अप साइड पर भी विस्कस फोर्स लग जाएगा बेटा, ये इस तरफ, ये सब डाउनवर्ड फोर्स डाउन साइड से लग रहा है और ये अप साइड से लग रहा है। तो हम लोग क्या बोल देंगे, इस पर जो फोर्स की वैल्यू है एक्सटर्नल वो हमें कितनी लिखनी पड़ेगी, ये डाउन की तरफ से जो फोर्स लग रहा था प्लस अपवर्ड डायरेक्शन से जो फोर्स लग रहा था। सर ये वैल्यू क्या लिखी जाएगी, तो वैल्यू लिखना अभी मैंने बताया आपको, ईटा टाइम्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वेलोसिटी ग्रेडियंट, बेटा ये जीरो वेलोसिटी, ये v वेलोसिटी, तो v माइनस जीरो अपॉन डिस्टेंस d1 प्लस ईटा टाइम्स a वेलोसिटी v माइनस जीरो अपॉन d2। सर ये d2 कैसे लिखा बच्चों, अगर मैं बात करूं, अरे यहां से यहां वेलोसिटी जीरो, यहां से d2 जाने पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी v, तो बेटा अपवर्ड से जब मैं आऊंगा तो वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या आएगा, v माइनस जीरो डिवाइडेड बाई d2, ये आ जाएगा, समझ रहे हो। अच्छा और एक क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, इसी टाइप के बेटा क्वेश्चंस आते रहते हैं इस पर, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पर, बहुत ही आसान क्वेश्चन और बहुत ही इजी क्वेश्चन। चलिए बेटा सपोज ये इंक्लिनेशन एंगल थीटा, यहां पर ये लेयर बनी हुई है बेटा फ्लूइड, विस्कस फ्लूइड, इसके ऊपर एक ब्लॉक ट्रेवल कर रहा है, एक ब्लॉक ट्रेवल कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, कितना कांस्टेंट वेलोसिटी से, और इसकी थिकनेस यहां से ये d दे रखी है हमें, वेलोसिटी v नॉट दे रखा है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा, और ये प्लेट सरफेस एरिया a। मास पूछा है, मास ऑफ ब्लॉक, मास ऑफ ब्लॉक, ठीक है। तो बच्चों जब मास पूछा है हमसे तो इस पर फोर्स कौन कौन से लग रहे होंगे, एक बार देखो आप लोग, फोर्स कौन कौन से लग रहे होंगे बेटा। अगर हम बात करें सर ये ब्लॉक था, अगर हम इसको एक लेयर की तरह देखें तो इधर तो लग रहा हो कौन सा, mg sin थीटा, विस्कस फोर्स कहां लग रहा होगा, अपोजिट डायरेक्शन में। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो नेट फोर्स क्या आएगा बच्चों, जीरो, यानी ये फोर्स इसके इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिख पाएंगे यहां से इक्वेशन, v इज इक्वल टू mg sin थीटा, इसकी वैल्यू ईटा टाइम्स a, वेलोसिटी ग्रेडियंट v नॉट माइनस जीरो डिवाइडेड बाई d, वेलोसिटी ग्रेडियंट लिखने का ही खेल है सिर्फ यहां पर, mg इंटू साइन थीटा। तो हम लोग यहां से क्या निकाल पाए बेटा, मास ऑफ द ब्लॉक, ठीक है बच्चों। चलिए बेटा इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे स्टोक्स लॉ, ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो आज यहाँ जो भी हमने कवर किया है इसको अच्छे से प्रॉपर तरीके से आप लोग तैयार करना, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करेंगे। चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ओके।